ये उन दिनों की बात है जब 1936 से पहले ब्रिटिश रूल में डेली वेजेस वर्कर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। एक्सप्लॉयटेशन एक कॉमन चीज़ था। हर जो एम्प्लॉयर अपने वर्कर को लेकर आता था, पहले के दिनों में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लाया जाता था वर्कर्स, जहाँ पे काम ज़्यादा है, जहाँ पे कम वेजेस पे करके हम लोग वर्कर्स को ला सकते थे। ऐसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वर्कर्स का ट्रैवल करना बहुत कॉमन था। लैंग्वेज बैरियर था, तो लैंग्वेज बैरियर के हिसाब से भी वर्कर्स जो है उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, क्योंकि तुमको समझ में नहीं आएगा जो मैं बात कर रहा हूँ। मैं तुमको पहले प्रॉमिस करूँगा एक चीज़ और मेरी जगह पे लाके तुमसे काम करवा के मैं दूसरा पेमेंट करूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा कम होता था। वर्कर्स अलग अलग स्टेट से, अलग अलग क्षेत्र से वो लोग ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से आते थे। कोई साइकिल पे आता था, कोई चल के आता था, कोई ट्रेन से, जिस किसी को जगह नहीं मिली तो ट्रेन के ऊपर। तो इस प्रकार का दृश्य जो है हम लोग देखते थे पहले 1936 से पहले, क्योंकि काम जो है वो नहीं था ऑलमोस्ट इंडिया में, और वर्कर्स जो है कुछ भी कर सकते थे। ये दृश्य देखने को मिलता था 1936 से पहले। अब वर्कर्स जब एक बार एक स्टेट से दूसरे स्टेट आ चुके हैं, अब एम्प्लॉयर्स का पूरा कंट्रोल रहता था वर्कर्स के ऊपर। वर्कर्स अपने बीवी बच्चों को लेकर सब फैमिली छोड़ के, गांव छोड़ के वो आते थे हमारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट फॉर वर्किंग, फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड। वहाँ पे उनका ओवर द टाइम शिफ्ट जो है किया जाता था, एंड देन वो लोग ओवरलोड काम करते थे। विदाउट एनी स्लीप वो लोग काम करते थे, स्ट्रेट 2-3 दिन काम चलता था। इस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन होता था। और सिर्फ यही नहीं, वर्कर्स के साथ उनके फैमिली, जो कि उनकी बीवी बच्चे आते थे, उनको भी एक्सप्लॉयट किया जाता था विदाउट गिविंग अ प्रॉपर प्लेस टू रेस्ट, विदाउट गिविंग अ प्रॉपर शेल्टर, विदाउट गिविंग प्रॉपर फूड एंड वाटर, क्लीन वाटर, कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलता था। वर्कर्स बहुत गंदे तरीके से एक्सप्लॉइट होते थे। और वेजेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो मिनिमम वेजेस उनको मिलना चाहिए वो उनको मिलता नहीं था। बहुत ही ख़राब कंडीशन था 1936 से पहले। और इसमें से किसी भी एम्प्लॉयर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एम्प्लॉयर्स इंडियन, फॉरेन सब लोग थे, लेकिन सब लोग एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे उसके ऊपर ध्यान देते थे। उनका सिर्फ ध्यान एक ही चीज़ पे था कि मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकले एंड मैक्सिमम हम लोग प्रोडक्शन कैसे कर पाए विथ एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर्स। तो वर्कर के बारे में ना तो हमारे लोग सोचते थे, ना कि विदेशी, कोई नहीं सोचता था। और कोई भी इंसान या फिर कोई भी कैटेगरी ऑफ इंसान जब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं ना, तो वहाँ पे आग निकलता है। और जैसे आग निकला वैसे ही यूनियंस बने, वैसे ही यूनियंस का फॉर्मेशन हुआ, एसोसिएशंस बने, उनमें से मीटिंग हुआ, एंड देन उन लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग एक चेंज लाएंगे हमारे इन वर्कर्स फैमिली के लिए। एंड वो चेंज लाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि आपने एसोसिएशन, ये इंडिपेंडेंस से पहले था, ऐसा नहीं है कि ये इंडिपेंडेंस के बाद है, ये इंडियन इंडिपेंडेंस के पहले क्या बात है। वहाँ पर आप लाखों यूनियन, लाखों एसोसिएशन आपने बना लिया है, लेकिन फिर भी कोई भी काम अगर आपको करना पड़ता था तो वो इतना ईजिली नहीं होता था। वहीं पे हम लोगों ने देखा है कि जो वर्कर्स है एंड जो एम्प्लॉयर्स है वो लोग लग पड़ते थे, वो लोग लड़ पड़ते थे, एंड वो लोग बहुत ज़्यादा झगड़ा, मारपीट, गुंडाई ये सब चलता था। एंड जो ऊपर कास्ट के लोग हैं, ऊपर कैटेगरी के लोग हैं, जो एम्प्लॉय देते थे, जो एम्प्लॉयर थे, उनको बैक किया जाता था बाय द पुलिस, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लोअर कैटेगरी के लोग जो कि वर्कर्स हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनको फ़र्क पड़ता था कि उनके जो मित्र है, जैसे कि अपर कास्ट वाले लोग तब के टाइम पे, जैसे कि हमारे एम्प्लॉयर्स हो गए, उनके साथ उनका मित्रता अच्छे से बना रहे, वो उनका इंटेंशन था। इसलिए वर्कर क्लास के कैटेगरी के लोगों के लिए कोई नहीं सोचता था। तो उस वक्त सिर्फ एसोसिएशन बनाना एंड वहाँ पे मीटिंग करना वाज नॉट इनफ। यू वुड नीड अ ग्रेटर प्लान, यू वुड नीड अ ग्रेटर सपोर्ट। तब हम लोगों ने देखा है कि बहुत बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स जो है वो आते थे टू रेस्क्यू द वर्कर्स। एंड तब जाके हम लोग मीटिंग करते थे, वो लोग डिसाइड करते थे कि क्या करना है। तो डिसीजन में उन लोगों ने हमेशा प्रोटेस्ट ही किया था। बड़े बड़े प्रोटेस्ट इन अ लार्जर स्केल इंडिया में होने लगे। एंड फाइनली जो है गवर्नमेंट को, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उनको मानना पड़ा। एंड देन दे ब्रॉट फॉर अस, फॉर द वर्कर्स, वेरियस एक्ट्स। उनमें से कुछ एक्ट्स हैं
जैसे कि आपका मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये सारे एक्ट्स। फाइनली जाके हमारे वर्कर्स के बारे में कुछ ना कुछ हम लोग कर पाए एट दैट मोमेंट भी वो सफिशिएंट नहीं था, इसलिए बहुत सारे चेंजेस हम लोगों ने आफ्टर इंडिपेंडेंस भी देखा है इन एक्ट्स में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द लॉ ऑफ वेजेस। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेज। अच्छा, ये क्या देख लिया हम लोग? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। पेमेंट ऑफ वेजेस लॉ ऑफ वेजेस के अंडर आता है, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग देखने वाले हैं वो है द एक्ट एम्स टू, मतलब इसका रीज़न क्या था, ये एक्ट जो है क्यों लाया गया था, इसका रीज़न क्या था। सबसे पहला रीज़न है एलिमिनेट करो, निकाल फेंको, किस चीज़ को? मैल प्रैक्टिसेस को। किस चीज़ में मैल प्रैक्टिस होता था? मैल प्रैक्टिस होता था वेज पेमेंट में। जब कोई वेज पेमेंट करता था वो अग्री प्राइस में वेज पेमेंट नहीं करता था, मैनिपुलेशन होता था वहाँ पे, है ना, मैनिपुलेशन होता था एंड मैल प्रैक्टिसेस किए जाते थे, उसको निकाल के फेंको। जैसे कि मैल प्रैक्टिसेस मतलब बुरा काम। किस प्रकार का बुरा काम? जो तुमने वेज अग्री किया उस प्राइस पे अगर तुम वेज नहीं दे रहे हो, तुमने अग्री किया कि वेज तुमको मिलेगा ₹800 पर डे, 800 रुपीज़ पर डे तुमको मिलने वाला है पर डे, ऐसा तुमने अग्री किया। लेकिन जब टाइम आया कि जब तुमको वेज जो है मिलने वाला है और जो तुमको वेज देगा, तो उस बंदे ने एम्प्लॉयर ने अपने वर्कर्स को क्या दिया पता है? 200 रुपीज़ पर डे करके दिया है। तो इसमें क्या है? ये मैल प्रैक्टिसेस है, ये गंदा काम है, बुरा काम है, तो इसको निकाल फेंको, एलिमिनेट करो। ठीक है, एलिमिनेट करो। अच्छा, दूसरा सेकेंड चीज़ देखो, एंश्योर टाइमली एंड रेगुलर पेमेंट्स। टाइमली एंड रेगुलर पेमेंट्स हम लोगों ने देखा कि भैया पेमेंट जो है वो मंथली होना चाहिए। ठीक है, 1 मंथ में एक बार, या तो डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है। ठीक है, जो तुमने अग्री किया उसके हिसाब से। ऐसा नहीं हो सकता कि ईयरली पेमेंट, क्वार्टरली पेमेंट, ऐसा नहीं होता है। पेमेंट अगर होना है तो उसको मंथली होना होगा, उसको डेली होना होगा, या तो वीकली होना होगा। आपने डिसाइड किया है मंथली, पकड़ लो, आप हो एम्प्लॉयर। लेकिन जब एम्प्लॉई, आपके वर्कर जो है वो गया आपके पास वेज मांगने, उसका जो वेज है, वेतन है, वो मांगने जब तुम्हारे पास गया, तो तुमने कहा कि इस बार तो नहीं है, एक काम करो अगले महीने आ जाना। तो इसका ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखता है ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। समझ में आ रहा है ना, कि रेगुलर टाइमली पेमेंट तुमको मिलता रहे। हाँ, कभी कभार बाई चांस तुम 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हो, कभी कभार ऐसे बिजनेस डाउन हो गया, दे नहीं पा रहे, नेक्स्ट मंथ का मिला के दे देते हैं, वो होता है, वो चलता है, हर बिजनेस में चलता है। इसको एक्सप्लॉइटेशन नहीं कहते, इसको हम लोग एक्सप्लॉइटेशन नहीं कहेंगे। एक्सप्लॉइटेशन कब क्या कहा जाएगा? तुम पहले बार यहाँ पे नौकरी करने आए हो, पहला ही तनख्वाह जो तुमको मिलने वाला था फर्स्ट मंथ में वही नहीं मिला, तो भैया ये तो एक्सप्लॉइटेशन है। तुमको कैसे पता चलेगा कि वो सही है गलत है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपना टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड डिडक्शन। भैया तुमने 30 मिनट का ब्रेक लिया और तुम्हारा 300 रुपये कट, 300 रुपये उसने कट कर लिया, ऐसे डिडक्शन अलाउड नहीं है। उसके रिगार्डिंग डिडक्शन अलाउड है क्या? हाँ, डिडक्शन अलाउड है, डिडक्शन अलाउड है, लेकिन जो ऑथोराइज डिडक्शन है वो करो, अनऑथोराइज डिडक्शन तुम कर नहीं सकते। प्रिवेंट करना अनऑथोराइज्ड डिडक्शन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है अपना एम्पावर करना। क्या एम्पावर होगा? एम्पावर द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द वेज सीलिंग। तो गवर्नमेंट को एम्पावर करता है ये एक्ट, कहता है कि गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार है कि वेज का जो सीलिंग लिमिट है उसको इंक्रीज किया जाए, मतलब जो लिमिट है ना उसको इंक्रीज किया जाए। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, नेक्स्ट है अप्लाइज टू द एंटायर कंट्री। बहुत बढ़िया बात है, पूरे कंट्री में अप्लाई होता है, ऐसा नहीं कि जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होगा, जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होगा, यहाँ पर भी अप्लाई होगा, लक्षद्वीप आइलैंड में भी अप्लाई होगा, हर जगह पे अप्लाई होने वाला ये चीज़। क्या समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बहुत ज़्यादा बवाल। नेक्स्ट बताओ। अच्छा, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है इंडस्ट्रियल और अदर स्टैब्लिशमेंट। अच्छा, ये जो एक्ट है ये कहाँ पे लागू होगा? ये एक्ट जो है वो लागू होगा हमारे इंडस्ट्रियल और अदर स्टैब्लिशमेंट। बताओ ना क्या, इंडस्ट्रियल या फिर अदर स्टैब्लिशमेंट? ठीक है, इंडस्ट्रियल या फिर अदर स्टैब्लिशमेंट में ये एक्ट जो है वो लागू होता है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर ये इंडस्ट्रियल और अदर स्टैब्लिशमेंट है क्या, वो तो बताओ, तो आपको सीधा सीधा आंसर दे देना। देखो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में जो ट्रैम्प वे है, मोटर ट्रांसपोर्ट है,
एयर ट्रांसपोर्ट है, वो सारा इंडस्ट्रियल और अदर एस्टैब्लिशमेंट में आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम लोग बात करें तो डॉक्स, राफ्ट्स, जेटीज एंड वेसल्स, माइंस, क्वेरीज, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, ये सारे आ जाते हैं आपके इस डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट कैटेगरी होगा अपना मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी। मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आपके वर्कशॉप, एस्टैब्लिशमेंट प्रोड्यूसिंग, अडाप्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स आ जाएंगे इस डेफिनेशन के अंदर। नेक्स्ट आएगा कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ, क्या बताओ ना, बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, कैनल्स, नेविगेशन, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है? ये सारा आ जाएगा आपके इंडस्ट्रियल और अदर एस्टैब्लिशमेंट के कैटेगरी में। लास्ट में जो कैटेगरी है वो बताया कि स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो कोई भी कैटेगरी को स्पेसिफाई करे फ्यूचर में, वो भी आ जाएगा इस कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट डेफिनेशन है अपना वेज। अब वेज इंक्लूड क्या करता है बताओ? वेज जो है वो क्या इंक्लूड करता है, मतलब वेज किस किस चीज को हम लोग वेज इंक्लूड करेंगे? ऑल रेम्यूनरेशन expressed in terms of money or capable of being expressed in money, payable for employment or work done if employment terms are fulfilled, उसको कहा जाएगा wage। इसका मतलब क्या? सिंपल चीज है, अच्छे से समझना है। सारे रेम्यूनरेशन जो कि एक्सप्रेस किया गया है इन टर्म्स ऑफ मनी, या तो वो जो कैपेबल है ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन मनी, पेएबल फॉर एम्प्लॉयमेंट। क्यों हम लोग पे करेंगे मनी? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के कारण। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के कारण। पेएबल फॉर एम्प्लॉयमेंट, या तो एम्प्लॉयमेंट या तो वर्क डन। मतलब एम्प्लॉयमेंट तो ऐसा हो गया ना कि आपको रोज काम करना है, हमारे यहाँ पे रोज काम करना है। और वर्क डन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कार्य के लिए आपको लाया गया है। एक दिन का काम हो सकता है, 2 दिन का काम हो सकता है, उसको कहा जाता है वर्क डन। जो भी काम आपको दिया गया है वो काम अगर आप करोगे तो आपको आपके काम के हिसाब से वेज मिलेगा। या तो वो हो सकता है, ये एक कैटेगरी हो सकता है वर्क डन, एक स्पेसिफिक वर्क के लिए तुमको रखा गया है जिसके कारण तुमको मुझे वेज देना होगा। एंड एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तुम एम्प्लॉई हो मेरा, मुझे डेली काम करना है। ठीक है, तुमको डेली काम करना है मेरे इधर पे, एंड मैं तुमको डेली दिन के हिसाब से जो है तुम्हारा वेतन दूंगा, या तो रेम्यूनरेशन, या तो उसको क्या कहा जाएगा, वेज जो है वो दूंगा आपको। ठीक है, वर्क डन इफ एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फुलफिल्ड। मतलब अगर जिस कारणवश तुमको मैंने एम्प्लॉय किया वो अगर फुलफिल हो जाए तो आवश्यक तो डेफिनेटली आपको पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, पकड़ लो, तुमको मैंने लाया फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। तुमने कहा कि तुम ये वर्क कर दोगे, लेकिन तुमने वो वर्क किया नहीं, आधा करके निकल गए, तो क्या उसके कारण तुमको पैसा दूंगा मैं? नहीं, क्योंकि तुमने आधा किया है काम। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स को फुलफिल करना होगा तब जाके तुमको वेज मिलने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, वेज क्या इंक्लूड करता है? ऑल रेम्यूनरेशन कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड एज इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर इन मनी का मतलब ये होता है जो हम लोग मनी के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेक, क्या ये हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी? सिंपल चीज़ ये है कि भैया तुमको हम पैसा या तो डायरेक्ट मनी दे रहे हैं, या तो जो कि कन्वर्टेबल है, जो कि कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन मनी है, वो हम लोग तुमको दे रहे हैं। जैसे कि चेक हो गया, ठीक है, बैंक ट्रांसफर हो गया, ये सारे। अंडरस्टूड? सिंपल चीज़ है कि जो वर्कर है अपने फिनेंशियल एक्सपेंसेस को, अपने फिनेंशियल नीड्स को वो फुलफिल कर पाए, उस प्रकार का तुमको रेम्यूनरेशन देना है। समझ में आ रहा है ना? जो कि मॉनेटरी फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि मॉनेटरी फॉर्मेट में होना चाहिए, या तो मनी या तो बीइंग एक्सप्रेस्ड एज मनी, जो कि मनी के इक्विवेलेंट ही है। समझ में आ रहा है? अच्छा, कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेजेस देखेंगे हम लोग। कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेजेस, रेम्यूनरेशन अंडर एनी अवार्ड, सेटलमेंट और कोर्ट ऑर्डर, रेम्यूनरेशन फॉर ओवर टाइम वर्क, हॉलीडेज और लीव पीरियड्स। तो देखो, वेजेस किस किस प्रकार से तुमको मिल सकता है? या तो तुमको अवार्ड के फॉर्म में मिल सकता है, सेटलमेंट हो गया तुम दोनों के बीच में, तुम्हारे और एम्प्लॉयर के बीच में सेटलमेंट हुआ, तुमको मिल रहा है वेज। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इसको वेज दो,
इसको वेज दो, तो कोर्ट के ऑर्डर से भी तुमको वेज मिल सकता है। रेम्यूनरेशन ओवर टाइम करोगे तो वेज मिलेगा, हॉलीडेज पे भी मिलेगा, लीव पीरियड्स पे भी मिलेगा, ठीक है, जो कि स्पेसिफाइड है। जितना स्पेसिफाइड है उतना, ऐसा नहीं कि तुमने 1 महीने का लीव लिया है और 1 महीने तुमको जो है तुम काम नहीं करो लेकिन तुमको पैसा तनख्वाह जो है वो मिलता रहेगा, ऐसा नहीं, जितना स्पेसिफाइड है उतना। एडिशनल रेम्यूनरेशन जैसे कि बोनसेस अंडर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, सम पेबल अपॉन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द लॉ। अगर तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो चुका है, तुम अभी मेरे इधर पे काम नहीं करोगे, नहीं कर सकते, टर्मिनेट हो चुका है, तब तुमको पैसा मिल रहा है, वो पैसा इक्वल टू वेज है, वो हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और इंस्ट्रूमेंट, एनी सम इंटाइटल्ड अंडर अ स्कीम फ्रेम्ड अंडर एनी लॉ, मतलब कोई भी पैसा तुमको मिल रहा है, किसी भी प्रकार के सम ऑफ मनी तुमको मिल रहा है अंडर एनी रिटन लॉ, जो कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, अंडर एनी फ्रेम्ड लॉ। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, वेजेस डज नॉट इंक्लूड। तो वेज ये तो है, व्हाट डज वेज इंक्लूड, है ना। अब ये होगा आपका वेजेस डज नॉट इंक्लूड, यहाँ पर भी है वेज, व्हाट डज वेज इंक्लूड, यहाँ पर को वेजेस डज नॉट इंक्लूड। कौन सा वो चीज़ है जो वेज में इंक्लूड नहीं होता है? बोनसेस। अब सर अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे बोनस कहाँ है, देखो ये बोनसेस, सुनो अच्छे से सुनो, यहाँ पर लिखा है बोनसेस नॉट फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन और नॉट पेबल अंडर अवार्ड सेटलमेंट कोर्ट ऑर्डर, मतलब उस प्रकार का बोनस जो कि रेम्यूनरेशन के अंडर में नहीं आ रहा है। स्पेसिफिकली बोल रखा है यहाँ पे कि ये जो बोनस तुम दोगे ये रेम्यूनरेशन के अंडर नहीं है, ये अलग प्रकार का बोनस है, ठीक है। ये अवार्ड के अंदर भी नहीं आएगा, ये सेटलमेंट के अंदर भी नहीं आएगा, वो कोर्ट के अंडर में भी नहीं आएगा। तो उस प्रकार का अगर कोई तुमको मिल रहा है जो कि कोर्ट ऑर्डर भी नहीं है, सेटलमेंट भी नहीं है, अवार्ड भी नहीं है और बोनसेस इन द पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन भी नहीं है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा वेज में। अगर वो कोर्ट ऑर्डर है, अगर वो सेटलमेंट है, अवार्ड है, तो अगर वो है तो वो तो वेज में इंक्लूड ही हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो इंक्लूडेड ही है। कंपोनेंट्स ऑफ वेजेस में लिखा है कि अवार्ड भी वेज है, सेटलमेंट भी है, कोर्ट ऑर्डर भी है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली बता रखा है वो ऐसा पेमेंट जो कि बोनस भी नहीं है, बोनस इज नॉट फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन और नॉट पेएबल अंडर अवार्ड सेटलमेंट कोर्ट ऑर्डर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ हाउस एकोमोडेशन, लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस और अदर एक्सक्लूडेड एमिनिटीज एंड सर्विसेज। ये सर्विसेज अगर आपको मिल रहा है फ्रॉम योर एम्प्लॉयर तो वो रेम्यूनरेशन के अंदर, तुम्हारे वेज के अंदर कैलकुलेट नहीं होगा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड एंड एक्योर्ड इंटरेस्ट, तो पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर अपना हिस्सा देता है, ऑफकोर्स एम्प्लॉई अपना हिस्सा देगा, एम्प्लॉयर भी अपना हिस्सा देता है। पकड़ लो, 1 रुपये एम्प्लॉई देगा, 2 रुपये एम्प्लॉयर देगा, तो ऐसे करके कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना, कंट्रीब्यूशन होके वो कहाँ पे जाएगा, या तो प्रोविडेंट फंड में जा रहा है, पेंशन फंड में जा रहा है। तो वो जो हिस्सा जो एम्प्लॉयर ढाल रहा है, ठीक है, आपके प्रोविडेंट फंड में या तो आपके पेंशन फंड में, वो वेज नहीं है, वो वेज नहीं है। नेक्स्ट, आपका देखो ना, आपका दादाजी या तो आपकी दादी माँ, इनको मिल रहा है ना पेंशन, वो वेज में कैलकुलेट नहीं होता है वो, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस और वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग कंसेशंस, या तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है या तो आपको कंसेशन मिल रहा है इक्विवेलेंट टू द ट्रैवलिंग अमाउंट। नेक्स्ट है, आप कहीं, मतलब आप काम के चक्कर में यहाँ से वहाँ जा रहे हो, तो उसका अगर भरपाई एम्प्लॉयर कर रहा है तो वो वेज के अंदर नहीं आएगा। स्पेशल एक्सपेंसेस डिफ्रेमेंट सम्स ड्यू टू द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका नेचर, आपका एम्प्लॉयमेंट ऐसा है, आपका काम का नेचर ऐसा है जहाँ पे अलग प्रकार के खर्चे हो रहे हैं, वो खर्चे भी हम वेज के कैटेगरी में नहीं डालेंगे। समझ में? पकड़ लो, आप एमआर का जॉब कर रहे हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहे हो, पकड़ लो एमआर, जो तो तुमको जो ये जो फ्यूल एक्सपेंस मिलता है ना, फ्यूल एक्सपेंस, क्योंकि आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, है ना, ये रिप्रेजेंट करने के लिए आपके कंपनी को,
तो वो इंक्लूड नहीं होगा आपके वेज में, वो वेज नहीं है, वो एक्सटर्नल है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है ग्रेचुइटी पेबल ऑन टर्मिनेशन केस अदर देन दो स्पेसिफाइड। तो अगर ग्रेचुइटी मिल रहा है ऑन केस ऑफ टर्मिनेशन इन केसेस अदर देन दो स्पेसिफाइड, मतलब जो मेंशन्ड है उसके अलावा जितने भी ग्रेचुइटी केसेस हैं जहाँ पे आप अपना टर्मिनेशन करवा रहे हो। ग्रेचुइटी कब मिलता है? जब तुम टर्मिनेट कर रहे हो अपने काम को, राइट? अपने काम को टर्मिनेट करके तुम ग्रेचुइटी अलाउंस जो है वो ले रहे हो, ठीक है? तो ग्रेचुइटी बेनिफिट अगर एप्लीकेबल है आपकी कंपनी में, आपके वर्क प्लेस में, तो डेफिनेटली आप अपने टर्मिनेशन पे या तो तुम रिज़ाइन कर रहे हो, या तो तुम रिज़ाइन भी कर सकते हो, या फिर तुम्हारा रिटायरमेंट हो चुका है, या फिर एनी अदर वैलिड रीज़न में तुमको ग्रेचुइटी मिल रहा है, तो वो भी वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा। इस बात का ध्यान रहे। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। अच्छा, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब वेज पेमेंट करना होगा? क्योंकि देखो, आपका फैक्ट्री बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे सुपरवाइजर्स हैं जो कि देख रहे हैं, लेकिन किसका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका ड्यूटी है वेज पेमेंट करना? किसको जाके लॉ पकड़ेगा? वो तो देख लो बेटा फटाफट। जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं बताऊं, जनरली किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एवरी एम्प्लॉयर, जिसने तुमको काम दिया वो, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एवरी एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? नेक्स्ट, स्पेसिफाइड केसेस में अगर फैक्ट्री है तो द नेम्ड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल होगा। इंडस्ट्रियल और अदर एस्टैब्लिशमेंट है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन, जो सुपरवाइज कर रहा है उस जगह को, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। रेलवे अगर है तो एम्प्लॉयर, इफ द एम्प्लॉयर इज रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, द नॉमिनेटेड पर्सन फॉर द लोकल एरिया इज रिस्पॉन्सिबल। तो अगर रेलवे है तो रेलवे में क्या होता है? हाँ जी, रेलवे में क्या होता है? रेलवे का तो गवर्नमेंट का है ना, तो उसने तो एक स्पेसिफाइड इंसान को नॉमिनेट कर रखा है जो आपका तनख्वाह देगा, जो आपका वेज देगा, तो उस इंसान को पकड़ने के लिए। समझ में आ रहा है ना? जिसको नॉमिनेट किया गया है बाय द रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट वर्क, कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ो। समझ में आ रहा है? द कॉन्ट्रैक्टर। अदर केसेस में द एम्प्लॉयर, सिंपल चीज। डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर में भैया इंक्लूड किया गया है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉयर। पकड़ लो, देखो इसको, देखो अच्छे से पकड़ लो। एक गांव से एक बंदा आया फॉर वर्क, ठीक है? इस बंदे को एक 62 ईयर के ओल्ड बुजुर्ग इंसान ने लाया फॉर वर्किंग इन हिज बताओ ना, फॉर वर्किंग इन हिज फैक्ट्री, ठीक है? अब ये जब बंदा आया, ये इसका नाम है शाम जब आया तब वो 25 ईयर्स का था। अब ये बंदा जो है ना आफ्टर 70 मर गया। तो शाम को किसने लाया? ये ओल्ड वाले बंदे ने लाया, वो तो मर गया। तो शाम का पेमेंट, अब शाम का वेजेस कौन पेमेंट करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इस बंदे का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वो पेमेंट करेगा। समझ में आ रहा है? ओके, ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉयर। चलो, फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, कि कितने टाइम में आपको पेमेंट करना होता है वेज का। शुड नॉट एक्सीड, नो वेजेस पीरियड शैल एक्सीड 1 मंथ। इस बात का ध्यान रखना। टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, टाइम क्या है? देखो, पेमेंट ऑफ डेडलाइंस, देखो ये डेडलाइंस देखो अच्छे से। फॉर स्टैब्लिशमेंट विथ लेस देन 1000 एम्प्लॉयज़, अब वो स्टैब्लिशमेंट रेलवे हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, इंडस्ट्रियल और अदर हो सकता है। आपके इस्टेब्लिशमेंट में अगर 1000 से कम एम्प्लॉयज़ है तो आपको 7 तारीख के अंदर अंदर पेमेंट कर देना होगा, ठीक है? 7 तारीख के अंदर अंदर। 7th डे, देखो, वेजेस मस्ट बी पेड बिफोर द 7th डे आफ्टर द एंड ऑफ द वेज पीरियड। अब ये वेज का पीरियड क्या होगा? 30 डेज, मतलब आपका 1 मंथ। तो 1 मंथ खत्म हुआ, इसके 7th डे के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर यू हैव टू मेक द पेमेंट टू योर एम्प्लॉयज। स्टैब्लिशमेंट जहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोग हैं, सेम चीज़ है। 1000 से विथ 1000 और मोर एम्प्लॉयज़, तो उसको 10th डे, ठीक है? जब तुम्हारा वेज का पीरियड ख़त्म हुआ ना,
आफ्टर द एंड ऑफ द वेज पीरियड, जब खत्म हुआ वेज पीरियड, 1 महीना खत्म हुआ, इसके 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। अब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं ना जो ऐसे कंप्लेंट करते हैं, सर मेरा 1 तारीख हो गया अभी तक मेरे को नहीं मिला है अपना सैलरी, तो क्या करें सर? तो ये रूल में है कि भैया 7 तारीख एंड 10 तारीख। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। स्पेशल केसेस देखो, स्पेशल केसेस में जैसे कि डॉक, राफ्ट, जेटी, माइन वर्कर्स, रिमेनिंग वेजेस ड्यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फाइनल टोनेज अकाउंट मस्ट बी पेड विद इन 7 days ऑफ द कंप्लीशन। इसका मतलब क्या है कि रिमेनिंग वेजेस ड्यू, जो वेजेस ड्यू है, जो वेजेस ड्यू है, वो जो काम खत्म हो जाएगा ना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फाइनल टोनेज अकाउंट मस्ट बी पेड विद इन 7 days ऑफ द कंप्लीशन। 7 दिन के अंदर अंदर काम खत्म हो चुका है, तुम्हारा ड्यू है, 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करो, ठीक है? अगर तुम इन जगहों पे काम करो। अगर तुम टर्मिनेटेड एम्प्लॉय हो, मतलब तुमको काम से निकाला गया है या फिर तुमने खुद रिज़ाइन कर दिया, तो नेक्स्ट डे ही तुमको पेमेंट मिल जाना चाहिए। मतलब मैं एम्प्लॉयर, तुम एम्प्लॉय, तुम काम से निकल गए तो आज निकल गए ना, तो कल ही तुमको पेमेंट कर देना होगा मुझे। वेजेस मस्ट बी पेड बिफोर द एंड ऑफ द 2nd वर्किंग डे आफ्टर टर्मिनेशन, ठीक है? 1st वर्किंग डे, 2nd वर्किंग डे। तो तुमने पकड़ लो आज टर्मिनेशन किया तो कल 1st वर्किंग डे होगा, कल मुझको देना नहीं है, परसों ख़त्म होने से पहले मुझको दे देना होगा। समझ में आ रहा है? क्लोजर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट में, एस्टैब्लिशमेंट जो है ना वो बंद हो रहा है, ये तो स्पेशल केसेस है ना, स्पेशल केसेस है, एस्टैब्लिशमेंट में बंद हो रहा है, तब क्या करे? इफ एम्प्लॉयमेंट एंड्स ड्यू टू क्लोजर, वेजेस मस्ट बी पेड विद इन 2 days ऑफ टर्मिनेशन। 2 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर लेना होगा। समझ में आ रहा है? इस बात का ध्यान रखे, इस बात का ध्यान रहे। 2 days, यहाँ पर भी 2 days। नेक्स्ट एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन मतलब अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे वो एग्जेम्प्ट कर सकता है किसी भी पर्सन या फिर क्लासेस ऑफ पर्सन को। एग्जाम्पल रेलवे वर्कर्स, डेली रेटेड पब्लिक वर्कर्स, डिपार्टमेंट वर्कर्स फ्रॉम दिस रूल्स अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से रूल सेट कर सकता है। पेमेंट ऑन वर्किंग डे, ऑल वेजेस पेमेंट मस्ट बी मेड ऑन अ वर्किंग डे। मतलब हॉलीडे में तुमको पेमेंट नहीं करना है, ठीक है? तुमको वर्किंग डे में सारे पेमेंट्स करने हैं। अच्छा, इतना समझ में आ चुका है? तो पेमेंट का क्लियर हो चुका है। अब देखो नेक्स्ट, वेज पेमेंट मेथड्स। क्या बताओ ना, वेज का पेमेंट मेथड क्या होना चाहिए? मेथड क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड पेमेंट मेथड, करेंसी कॉइन में दो, करेंसी नोट में दो, चेक में दो, क्रेडिटिंग टू द एम्प्लॉयज़ बैंक अकाउंट, सीधा बैंक अकाउंट में डाल दो। या फिर जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र नहीं देखा वेजेस में, ये बैंक ट्रांसफ़र नहीं बताया मैंने, बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया, सीधा चेक दे दिया तुमको सीधा। समझ में आ रहा है? तो चेक बैंक अकाउंट में दे देना, ट्रांसफ़र कर देना। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्पेसिफिकेशंस। The appropriate government may mandate through an official notification that certain industrial establishment pay wages exclusively by check और बैंक ट्रांसफ़र। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो सीधा सीधा बोल सकता है कि कुछ स्टैब्लिशमेंट ऐसे होंगे जहाँ पर तुमको सीधा या तो चेक में तुमको पेमेंट करना होगा या तो बैंक ट्रांसफ़र। तुम IT डिपार्टमेंट में काम करते हो, पकड़ लो, तुमको क्या तुम्हारा सैलरी कैश में मिलता है क्या? नहीं सर, वो तो बैंक में आता है सर। हाँ वही, उसी हिसाब से। चलो नेक्स्ट देखेंगे, डिडक्शन फ्रॉम वेजेस। क्या डिडक्शन अलाउड है? आंसर है यस, इस बात का ध्यान रखना। तो मतलब ये देखो, काफ़ी केसेस में ना लोग जब ऐसे वेज वर्कर्स को देखते हैं ना तो वो भावुक हो जाते हैं, कहते कि नहीं डिडक्शन तो अलाउड नहीं हो सकता होगा। पकड़ लो कामचोर है, जो भी बंदा या फिर लेडी जो भी काम करे, पकड़ लो कामचोर है, काम नहीं करती। समझ में आ रहा है? अपनी सिचुएशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मतलब ऐसे तो है पोर, लेकिन वही ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं गरीब हूँ। अबे गरीब हो तो ठीक है, लेकिन काम तो करो तब जाके पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? इस बात का ध्यान रखना। क्या डिडक्शन हो सकता है? हाँ, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है उसको भी तो ऑब्वियसली तुमको न्याय देना होगा। अगर एम्प्लॉय को कुछ भी न्याय नहीं मिल रहा है, जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो वो क्यों एम्प्लॉयमेंट देगा? हाँ अलाउड है। क्या क्या अलाउड है? फाइन्स, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, तुम एब्सेंट हो चुके हो अपने काम से, कोई डैमेज कर लिया तुमने, लॉस कर लिया तुमने, हाउसिंग एकोमोडेशन का डिडक्शन, तुमने कहा कि सर
मुझे ना 2 BHK फ्लैट चाहिए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं दूंगा तुझको 2 BHK फ्लैट। और तुमने ये भी कहा सर उस 2 BHK फ्लैट में ना मेरे को 3 AC चाहिए। तुमने कहा कि सर 2 BHK में 3 AC, तो तुमने कहा कि हाँ मेरे को हॉल में भी AC चाहिए। तो ये एमिनिटीज़ है ना, वो भी मैंने दिया तुमको। अब तुम सोच रहे हो बेटा ये तो गवर्नमेंट जॉब है, मतलब गवर्नमेंट देगा पैसा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपकी सैलरी में से, आपके वेज में से कटा जाएगा वो सारे एमिनिटीज़ जो आपने मांगा है, और वो हाउसिंग एकोमोडेशन जो तुमने मांगा है। समझ में आ रहा है? रिकवरी ऑफ एडवांसेस और एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस ओवर पेमेंट, मतलब मैंने एडवांस पेमेंट किया तुमको, तुमने मुझको कहा कि 6 महीने का एडवांस पेमेंट करने के लिए, मैंने कर दिया। मैंने सोचा कि यार तू गरीब है, तेरे को पैसा चाहिए होगा, गांव में बहन का शादी है, तो मैंने दे दिया 6 महीने का। तो क्या अगले महीने मैं काट सकता हूँ वो सैलरी तुम्हारे उससे? हाँ काट सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि 6 महीने का एडवांस भी ले लिया फिर काटूँ भी नहीं, ऐसा नहीं, मैं काट सकता हूँ, डिडक्शन अलाउड है। रिकवरी ऑफ लोन, तूने मेरे से लोन लिया, उसका रिकवरी मैं कर सकता हूँ। सब्सक्रिप्शन और रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस फ्रॉम एनी प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड में किसी प्रकार का एडवांसमेंट में मैंने भर रखा है, तो तब इनकम टैक्स का डिडक्शन हो सकता है। जैसे तुम IT में अगर काम करोगे प्रॉपरली तो तुमको पता होगा, तुमको जो सैलरी मिलता है ना वो इनकम टैक्स डिडक्ट होके मिलता है। फिर देखो, पेमेंट टू स्टेट अप्रूव्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और इंडियन पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस स्कीम, तो अलग अलग प्रकार के स्कीम्स है जो तुमने अवेल कर रखा है। उस स्कीम्स में भी मैं भर रहा हूँ पैसा, मैं कौन हूँ, एम्प्लॉयर, तो वो क्या काट सकता हूँ? मैं यहाँ काट सकता हूँ। फिर डिडक्शन ऑथोराइज्ड इन राइटिंग बाय द एम्प्लॉई फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, तो मैं एम्प्लॉई नहीं सुनना, मैं एम्प्लॉयर, तू एम्प्लॉय, तूने मुझको कहा कि सर सुनो ना, मैं ना लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, उसका प्रीमियम आप भर दोगे? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं बेटा, लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, तू लाइफ इंश्योरेंस ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस में मैं करूँगा पेमेंट, लेकिन सैलरी में से भी काट लूँगा वो चीज़, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं है, चलो। फ़ाइन लगवा सकते हैं? हाँ सर फ़ाइन लगवा सकते। कैसे फ़ाइन लगवाएंगे बताओ तो सर, फ़ाइन कैसे लगवाएंगे, कौन से कंडीशंस में फ़ाइन लगता है सर, वो तो बताओ सर। देखो आपका सर आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेगा, टेंशन नहीं लेना है। फाइन, इम्पोजिशन ऑफ फाइन, फाइन कैन ओनली बी इम्पोज्ड फॉर एक्ट्स और ओमिशन स्पेसिफाइड बाय द एम्प्लॉयर विद प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। स्टेट गवर्नमेंट से प्रिस्क्राइब्ड परमिशन ले लेना है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो भी लोकल अथॉरिटी है वो अगर अलाउ कर रहे हैं तो आप फाइन ले सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता रखा है फैक्ट्री में 6 बजे के बाद कोई काम नहीं करेगा, फैक्ट्री में 6 बजे के बाद कोई काम नहीं करेगा, लेकिन मैंने देखा है तुम फैक्ट्री में 7 बजे 8 बजे दारू का अड्डा बना के वहाँ पे पी रहे हो, तो मैंने फ़ाइन काट लिया 1000 रुपये। तो ये अलाउड है? हाँ है, अगर स्टेट गवर्नमेंट एंड प्रिस्क्राइब अथॉरिटी या फिर प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ने अगर अलाउ कर दिया तो। अच्छा, इसके बाद बताओ, दिस स्पेसिफाइड एक्ट्स मस्ट बी क्लियरली पोस्टेड इन द वर्क प्लेस, तो ये सारे वार्निंग सबसे पहले तुमको दे देना होगा वर्क प्लेस में कि ये सारे वार्निंग्स है। ऐसे में सरप्राइज करके, सरप्राइज डिडक्शन होने वाला है तुम्हारा, फाइन होने वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम पहले से बता दो उनको। प्रोसीजर, एम्प्लॉई मस्ट बी गिवन अ चांस टू शो कॉज बिफोर अ फाइन इज इम्पोज्ड। एम्प्लॉई जो है उसको एक बार मौका तो दो बताने के लिए, उसका अपना पक्ष रखने के लिए मौका तो दो, शायद हो सकता है कि उसका गलती नहीं है। फाइन मस्ट फॉलो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर, फाइन का भी प्रोसीजर होता है, वो फॉलो करके तुमको फाइन लेना होगा। लिमिट एंड रिस्ट्रिक्शन, टोटल फाइन इन एनी वेज पीरियड कैनॉट एक्सीड 3% ऑफ एम्प्लॉइज वेज फॉर दैट पीरियड। 1 महीने का अगर तुम फाइन ले रहे हो 1 महीने का, तो उस 1 महीने का जो सैलरी है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3%, 1 महीने के सैलरी के जो 3% है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या? ओके। नो फाइन ऑन एम्प्लॉइज अंडर 15 ईयर्स ओल्ड, 15 साल के नीचे के एम्प्लॉइज रखे हो, कोई फाइन नहीं बेटा, लॉलीपॉप खाओ, बहुत अच्छा तुम्हारे लिए यहाँ पर जो है प्रोविज़न दे रखा है। अगर तुमने बाई चांस फैक्ट्री में काम करने जा रहे हो और तुम 14 साल के बच्चे हो तो तुमसे फ़ाइन नहीं लिया जाएगा। क्या मतलब तुम 20 साल की उम्र के हो? क्या मतलब तुम 19 साल? क्या सच्ची में? ठीक है, फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, फ़ाइन कटा जाएगा। फाइन कैनॉट बी रिकवर्ड इन इंस्टॉलमेंट और मोर देन 90 डेज आफ्टर बीइंग इम्पोज्ड।
90 डेज़ हो चुका है, फ़ाइन अभी तक तुमने लिया नहीं है, 90 डेज़ बाद तुम नहीं आ सकते फ़ाइन लेने के लिए, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट में कोई फ़ाइन नहीं दे सकता, समझ में आ रहा है, एक बार में फ़ाइन लेना होगा, क्योंकि फ़ाइन एक पनिशमेंट है। उसको अगर तुम ईजी वे में बना दोगे, इंस्टॉलमेंट में दे दो फ़ाइन, तो पनिशमेंट नहीं लगेगा। फ़ाइन शुड ऑलवेज बी अ पनिशमेंट। फिर रिकॉर्डिंग एंड यूज़ ऑफ फाइन्स। फाइन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर मेंटेन्ड बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेज पेमेंट। तो जो वेज पेमेंट करता है उसी को फाइन का जो रजिस्टर है मेंटेन करके रखेगा। ऑब्वियसली वेज का भी रजिस्टर मेंटेन होता ही है। फाइन मस्ट बी यूज्ड फॉर पर्पस बेनिफिशियल टू एम्प्लॉय and approved by the prescribed authority. If the staff is a part of a larger management, fine must be pulled into a common fund for the staff. अगर जो स्टाफ जिसका तुमको फाइन लेना है वो एक लार्जर मैनेजमेंट का हिस्सा है, तो स्टाफ ने गलती किया, मैनेजमेंट पूरा भरपाई करेगा, सब कोई मिला के फाइन भरेगा, पूल करेगा मनी फॉर द फाइन टू बी पेड, ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड। क्या वो नेसेसरी है? हाँ, इसको रीड करना है, थोड़ा मैं रीड दूंगा, याद रखना बेटा, तुमको कैपेबल बनाना है, तुमको जो है ना, मुझको ये मेक श्योर करना है कि तुम कैपेबल बंदा बनो, तुम इंटरप्रिटेशन सीखो, घर में थोड़ा होमवर्क करो। अगर होमवर्क ही नहीं है तो बेटा तुम क्या करोगे? इसको रीड करना है। और एक लास्ट टॉपिक रहेगा जो तुमको रीड करना है, ये इसको अपने से रीड करना अच्छे से, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। क्या है? क्लेम है, पेनल्टीज है फॉर डिडक्शन और डिलेड पेमेंट ऑफ वेजेस। अगर तुम पैसा टाइम पे नहीं दे रहे हो तो क्या किस प्रकार का डिडक्शन वगैरह लगेगा, वो है यहाँ पे। इसके साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे पूरा चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये तुमको एक बार रीड कर लेना है, बहुत इजी है। कोई वर्ड तुमको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो तुम मुझको पूछ सकते हो, ये वीडियो जो है यूट्यूब पे भी डाला जाएगा वैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 से। ये पार्ट 1 हो चुका है, मतलब जो यूनिट 1 है ये हो चुका है, वो यूनिट 2 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज का वीडियो जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।